नमस्कार दोस्तों। इंडिया आज अपना 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे तिरंगा फहराया और एक शानदार स्पीच दिया। डोंट वरी, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मोदी जी के भाषण के हाइलाइट सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। इनफैक्ट आज तो हम एक बहुत शानदार गेम खेलने वाले हैं। यस, मैं आपको स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिखाऊंगा और आपको पहचानना होगा कि ये लोग कौन है। जिसने सबसे ज्यादा इमेजेस को रिकॉग्नाइज किया वो सबसे बड़ा जानकार कहलाएगा आज के इस छोटे से वीडियो का। अगर आपने सही इमेजेस आइडेंटिफाई कर ली, सही लोगों को आइडेंटिफाई किया, तो आप अपने आप को हर इमेज के साथ 1 मार्क दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने इमेज आइडेंटिफाई नहीं की तो आपको मिलेगा 0। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द वेरी गुड इमेजेस फॉर टुडेज वीडियो। तो चलिए, लेट अस बिगिन। पहली इमेज मैं आपको शो करने जा रहा हूं और हर इमेज को मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपके लिए ओपन रखूंगा। इन 10 सेकंड्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये व्यक्ति कौन है। हियर वी गो। बताइए ये सज्जन कौन है। कुछ याद आया? सोचिए सोचिए सोचिए। हो सके तो नोटबुक में लिख के रखिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज। ये सज्जन कौन है? आज के इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन इससे ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इमेज। ये कौन है? हो सकता है आपने कभी इनके बारे में कुछ सुना हो, कभी देखा हो। जस्ट फाइंड आउट। ओके, लेट अस स्विच ऑन टू द नेक्स्ट इमेज। यस, हाथ में कलम पकड़े ये कौन है? सोचिए सोचिए सोचिए। इंडिया में रहने के बाद आपको इन चीजों के बारे में शायद कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सुनने में आया होगा। नेक्स्ट, हु इज दिस जेंटलमैन? कैन यू आइडेंटिफाई? कसौटी है दोस्तों आपके लिए। जरूर सोचिएगा कि अगर हमें ये नहीं पता तो क्या हम असली जानकार हैं। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट, ये सज्जन कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई? ऑल राइट देन, टाइम अप। सो अब आप अपने अपने स्कोर कार्ड जरा चेक कर लीजिए और मुझे बताइए कि आउट ऑफ 6 आपने कितना स्कोर किया। सो दोस्तों, व्हाट वाज योर स्कोर? कितनी अजीब बात है पता है। मैंने ये सेम प्रैक्टिस पिछले एक दिन में मेरे घर पे करके देखी, मेरे भाई बहनों के साथ करके देखी, मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ करके देखी। एंड यू नो द मैक्सिमम स्कोर जो मैंने इसमें लोगों को परफॉर्म करते हुए पाया वो था 2 आउट ऑफ 6। केवल 2 आंसर राइट आए थे, ये मेरा मैक्सिमम स्कोर था। बाकी मैक्सिमम लोग, जितने लोगों को मैंने ये इमेजेस दिखाई, दे वर अनेबल टू फाइंड दैट आउट। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये लोग कौन है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहली इमेज मैंने आपको दिखाई थी एंड लेट मी टेल यू ये कौन है। दोस्तों ये है होमी जहांगीर भाभा। राइट, भारत के सबसे पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट, भारत में इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के भीष्म पितामह जवाहरलाल नेहरू ने होमी जहांगीर भाभा को ये काम सौंपा था और ये भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने आगे जाकर। आप जानते हैं, इनको हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं। और हर बच्चे का जो सपना होता है, जो 10th क्लास में होता है, 11th क्लास में होता है कि उसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्कॉलरशिप मिल जाए, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के फाउंडर यही रहे हैं। आपको पता है, ही वॉज ऑलमोस्ट देयर जहां पर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुली डेवलप करके भारत के लिए पहला एटॉम बॉम्ब, परमाणु बम ये बना लेने वाले थे।
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पीछे भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स में सुनने में आता है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई उसके ठीक 13 दिन के बाद एक प्लेन हादसे में इनकी भी डेथ हो गई थी। भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट है होमी जहांगीर भाभा। कितनी अजीब बात है कि आज लोगों को इनकी तस्वीर तक याद नहीं है, या हो सकता है कि आपको पता भी ना हो इमेज देखकर कि ये कौन है। एनीवेज, सेकंड इमेज, ये इमेज मैंने आपको दिखाई थी। कैन यू आइडेंटिफाई ये कौन है? आई विल टेल यू ये कौन है। ये है आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका। स्पेशल बात क्या है बताऊं? ये इस वक्त भारत के सबसे ज्यादा ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा ईमानदार आईएएस ऑफिसर है। राइट। इन्होंने अपनी 28 साल की सर्विस में 53 टाइम्स ट्रांसफर देखा है, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं इनकी ईमानदारी के वजह से कोई इनको सहन नहीं कर पाता और इनका तुरंत तबादला हो जाता है। सो कैन यू इमेजिन, 53 ट्रांसफर हो चुके हैं इनके, केवल इनकी ऑनेस्टी के वजह से। आज ये अपनी ईमानदारी की इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है और एक अच्छे अर्थशास्त्री भी है। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है, इन्होंने एमबीए भी किया है, और ये भारत के सबसे ईमानदार, मोस्ट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट है इस वक्त। ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 53 टाइम्स इनका ट्रांसफर हो चुका है पिछले 28 सालों में। और फोर्थ वाला पॉइंट आप देखना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, ऑल्सो नोन फॉर कैंसलिंग द म्यूटेशन ऑफ रॉबर्ट वाड्रास इलीगल लैंड डील इन गुड़गांव। रॉबर्ट वाड्रा का जो एक केस हुआ था, जो कि सोनिया गांधी के दामाद है, जिन्होंने खूब सारा फार्म लैंड अक्वायर कर लिया था, उस इलीगल लैंड केस में सारी की सारी प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा के नाम ट्रांसफर करने से पहले इन्होंने साइन करने से मना कर दिया था, और इन्होंने वो पूरा म्यूटेशन कैंसिल कर दिया था। इनको धमकियां दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये अपनी ईमानदारी के लिए आज भी जाने जाते हैं। द रियल हीरो ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। चलते हैं इमेज नंबर 3 पे। मैंने इनके बारे में आपको पूछा था ये इमेज किसकी है। मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। ये है ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी। हो सकता है बहुत से लोगों को ये नाम सुन के याद आ गया होगा कि अच्छा अच्छा, ये चांदपुरी साहब वही बॉर्डर वाले। हाँ भाई, ये वही बॉर्डर वाले हीरो हैं। आप जानते हैं 1971 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के समय ये राजस्थान में अपने 120 सोल्जर्स के साथ 3000 सोल्जर्स का मुकाबला कर रहे थे, और रात भर ये 2,500 से 3,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ लड़ते रहे और अपनी टीम को मोटिवेट करते रहे। महावीर चक्र से सम्मानित है ये। 77 ईयर्स की उम्र में इनका देहांत हुआ, और इन्हीं का किरदार निभाया था 1997 में जो बॉलीवुड मूवी आई थी बॉर्डर, उसमें सनी देओल ने। आई विल टेल यू, बैटल ऑफ लोंगेवाला, लोंगेवाला जो राजस्थान में है, वहां पर 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के ये लीडर रहे थे। चांदपुरी एंड हिज कंपनी ऑफ 120 सोल्जर डिफेंडेड द पोस्ट इन स्पाइट ऑफ कंसिडरेबल ऑड्स अगेंस्ट द 3000 असॉल्ट फोर्स ऑफ पाकिस्तान। ये और इनके 120 सोल्जर्स ने 3000 सोल्जर्स का अकेले मुकाबला किया था। सनी देओल ने जो बॉर्डर मूवी में किरदार निभाया है, ये वही है। कितनी मजे की बात है, आज हमको सनी देओल का वो कैरेक्टर 23 साल बाद अभी भी याद है, लेकिन शायद ब्रिगेडियर चांदपुरी की शक्ल भी लोगों को अब याद नहीं है। सो ये हमारे लिस्ट में आज एक रियल हीरो बन के सामने आए हैं। नंबर 4, हाथ में कलम लिए ये सज्जन कौन है? आई टेल यू, ये है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, यानी शॉर्ट फॉर्म में JRD टाटा। JRD टाटा साहब भारत के सबसे पहले पायलट रहे। ये एक बहुत बड़े उद्यमी रहे, और इसके आगे तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो इनके बारे में बताई जा सकती है। बहरहाल मैं सिर्फ कुछ कुछ मेजर हाइलाइट्स बता देता हूं। ये टाटा ग्रुप के फाउंडर माने जाते हैं। आज टाटा ग्रुप कम से कम 20 से ज्यादा अलग अलग बिजनेसेस में है। टोटल टाटा ग्रुप का इस वक्त जो टर्नओवर है दोस्तों, वो है 113 बिलियन डॉलर। कैन यू इमेजिन? 1 बिलियन डॉलर का मतलब आज की तारीख में लगभग लगभग 7,400 करोड़ रुपए है, और ये 113 बिलियन डॉलर के टाटा ग्रुप के मालिक रह चुके थे। इन्होंने ये पूरा का पूरा टाटा साम्राज्य खड़ा किया था। आप जानते हैं आज ये कितने परिवारों के लिए बहुत बड़े मसीहा हैं? 7,22,000 फैमिलीज, आई मीन 7,22,000 एम्प्लॉइज हैं इनके पास।
हर एम्प्लॉय को अगर मैं एक फैमिली का भी कंसिडर करूं तो इतने परिवार आज इन पर आश्रित है। टाटा, अ प्राउड इंडियन कंपनी, अ प्राउड इंडियन ब्रांड, जिसके ऊपर हम सबको नाज है, और उस टाटा के फाउंडर ये रहे हैं। तो रतन जी टाटा, जो आज आप देखते हैं रतन टाटा, और उनके फोर फादर्स में जहांगीर, रतन जी, दादा भाई टाटा, ये है वो सज्जन। कितनी मजे की बात है, वंस अगेन हमको ये चेहरे कभी याद भी नहीं है, और हम इनको देखते ही मतलब हमको पता भी नहीं है कि ये कौन है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है, या यानी सिलेबस में कभी हमने बचपन में देखा भी होगा, तो मीडिया में ज्यादा बातें होती नहीं है, या ये कभी इंस्पिरेशनल स्टोरीज में ज्यादा सुनाई नहीं देते हैं, या फिर लोग इनका जिक्र नहीं करते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड हीरोज के आगे या बॉलीवुड की चकाचौंध के आगे हम इन सब लोगों को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। हमारी लिस्ट में आज ये भी एक बहुत बड़े हीरो हैं। आते हैं नंबर 5 पे। ये बड़े ही खूबसूरत से स्माइल देते हुए ये प्यारे से चेहरे में ये इंसान कौन है, बता सकते हो आप? आई टेल यू, ये है बेनेगल नरसिंह राव। यस, ही सर बेनेगल नरसिंह राव। अब इससे पहले कि मैं इनके बारे में कुछ बताऊं, आपको जस्ट एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, पहले 1 मिनट लगेगा। दरअसल भारत 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग शुरू करना चाहता था, और उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भारत का संविधान बनाने के लिए बोला गया था। उस जमाने में बेनेगल नरसिंह राव साहब एक बहुत बड़े जाने माने वकील थे, जो आगे जाकर जज भी बने। तो ब्रिटिश के जमाने में इनको वकालत का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, 30 साल का एक्सपीरियंस था। तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको ये कहा था कि संविधान का पहला ड्राफ्ट आप बना दीजिए, एक रफ ड्राफ्ट। और इन्होंने संविधान का पहला रफ ड्राफ्ट बनाया था, और उस रफ ड्राफ्ट के ऊपर काफी डिबेट हुई, उसमें कुछ रिविजन्स किए गए, और तब जाके भारत का संविधान तैयार हुआ। नो डाउट, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अविस्मरणीय योगदान जो कि संविधान बनाने में रहा, वो तो देश दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। लेकिन उनकी टीम के ये एक बहुत अच्छे मेंबर, जिनको आज दुनिया भूल चुकी है, या फिर जिनका चेहरा भी लोगों को याद नहीं है, आज ये हमारे लिस्ट में एक बड़े हीरो हैं। इन्होंने की रोल निभाया था भारत का संविधान लिखने में। और थर्ड वाला पॉइंट आप पढ़िए दोस्तों, ही प्रिपेयर्ड अ रफ ड्राफ्ट व्हिच वाज डिबेटेड, रिवाइज्ड एंड फाइनली एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, जिसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक गणतांत्रिक देश बना। आप जानते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने एक स्पीच में इनका जिक्र भी किया था, लेकिन मजे की बात यह है, आज ये किसी भी स्कूल के सिलेबस में आपको नहीं दिखाई देंगे। बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने स्पीच में बोला था, द क्रेडिट दैट इज गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स पार्टली टू सर बी एन राव, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे लिए तो आप दोनों ही बहुत बड़े हीरो हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव। बट सही मायनों में हम ये बात को हमेशा ऐसे भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कुछ रियल हीरोज हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हमें हमेशा याद रखना चाहिए। चलते हैं हमारी अगली इमेज पे। ये है हमारी लास्ट इमेज जो मैंने आपको दिखाई थी। आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं पता नहीं, क्योंकि आजकल ये मीडिया सुर्खियों में थोड़े से बने हुए रहते तो हैं। हो सकता है किसी को पता चल भी गया होगा। दोस्तों, ये है डॉक्टर साइरस पूनावाला। अब आप बोलेंगे इनका नाम क्यों लिया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इस वक्त ये कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के साथ लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए इनकी कंपनी दिन रात कोशिश कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कैसे। साइरस पूनावाला दरअसल चेयरमैन है SII के। SII का मतलब है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाती है, और इनकी वैक्सीन 165 कंट्रीज में इस वक्त एक्सपोर्ट होती है। कैन यू इमेजिन, 165 कंट्रीज में इनकी वैक्सीन एक्सपोर्ट होती है। दुनिया के हर 10 में से 5 बच्चों को आज सीरम का ही वैक्सीन लगता है, जो भारत में पुणे में बनाया जाता है। दिस इज समथिंग अमेजिंग। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर साइरस पूनावाला
दान धर्म करने के लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और इसीलिए इनको भारत का वैक्सीन किंग भी कहा जाता है। आपको पता है फिलहाल ये कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, मतलब इनकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट दिन रात मेहनत कर रही है ताकि कोरोना से लड़ने के लिए एक वैक्सीन तैयार की जा सके, और वो भी तब जब इस वैक्सीन के बन जाने के बाद इसका कोई ऑर्डर सरकार की तरफ से एडवांस में अभी तक मिला नहीं है। सो ऑब्वियसली एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए इनकी कंपनी दिन रात कोशिश कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट बने जो कोरोना की दवाई सक्सेसफुली बना ले, और इट शुड बी अ ग्रेट प्राउड टू द एंटायर वर्ल्ड एंड एज वेल एज फॉर इंडिया। हमारी लिस्ट में आज ये भी एक नए और असली हीरो के रूप में सामने आए हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हीरोज जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दोस्तों, हो सकता है कि आप इन हीरोज से ज्यादा इत्तेफाक ना रखते हो, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि कौन सी बड़ी बात है इसमें। देखिए, यही एक खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हर सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। आपके अपने अलग विचार हो सकते हैं, आपके लिए अलग हीरोज हो सकते हैं, आपके लिए कोई और दूसरे फिगर्स ऐसे होंगे जिनको आप अपने लाइफ के रियल हीरोज मानते हैं। डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट पार्ट, दिस इज द बेस्ट कलर ऑफ इंडिया इन अ ट्रू डेमोक्रेटिक सेंस। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या केवल स्टेटस रख लेने से या फिर एक दूसरे को इंडिपेंडेंस डे की बधाई दे देने से हमारा काम खत्म हो जाता है। मुझे लगता है शायद नहीं। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या है, और सही मायनों में अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया हर मामले में तरक्की करे, हमारे आसपास का माहौल ठीक हो, हम अपने इंडिया को सपनों में जैसा देखते हैं, द ड्रीम ऑफ अवर इंडिया या माई ड्रीम ऑफ इंडिया जिसकी हम बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोरोना में भारत का नंबर टॉप 10 या टॉप 5 में कहीं भी ना हो, तो सबसे पहले आप मास्क पहनना सीखिए, सबसे पहले आप सैनिटाइजर यूज करना सीखिए। मैं मेरे एरिया के आसपास की बात बता रहा हूं दोस्तों, 90% लोग आज कोरोना इतना बढ़ जाने के बावजूद भी बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। अगर हम ऐसे रहेंगे तो हम कौन से बदलाव की बात करते हैं। ये बदलाव कभी आने वाला नहीं है। ये बदलाव हमारे अंदर है जो हमें खुद लाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 100 के पीछे ना हो, अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च में भारत टॉप 5 कंट्रीज में हो, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज इंडिया में हो, क्राइम रेट भारत में एकदम कम हो, तो इसके लिए सबसे पहले अगर कुछ करना होगा तो हमें अपने अंदर झांक के देखना होगा, हमें खुद को बदलना होगा। महात्मा गांधी का ये कथन बिल्कुल सही है, बी द चेंज यू वांटेड टू सी इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में आप देखना चाहते हो वो बदलाव आपके अंदर है, और वो बदलाव आपको खुद लाना चाहिए। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे, अगर आप कोई भी चीज में इस देश के लिए योगदान नहीं कर सकते, मान लेते हैं कि आप उम्र में बहुत छोटे हैं, मान लेते हैं कि आप इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और आप कोई बड़ा योगदान नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जितने उदाहरण बताए किसी के मन में ये डाउट होगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं जब उतना बड़ा बन जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा, तो तब मैं ये सब काम मैं भी खुद करने लगूंगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको केवल 3 बड़े बड़े प्रोमिसेस आज करने पड़ेंगे। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो ये 3 प्रॉमिस आज आप अपने आप से करिए, जो इस देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉमिस नंबर 1, जब भी आपको नौकरी लग जाएगी या फिर जब भी आप अपना कोई बिजनेस खड़ा करेंगे, आप ईमानदारी से टैक्स भरेंगे, बिना किसी भी तरह के अलग अलग विचारों के, लोगों का क्या कहना है उसके ऊपर वो सब छोड़ते हुए, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, यू शुड पे द टैक्स। टैक्स भरना एक हर हर उस नौकरी पेशा इंसान की जवाबदारी है जो टैक्स रेंज में आता है, क्योंकि टैक्स का दिया हुआ पैसा सरकार आपके लिए यूज करती है। एक अच्छे नागरिक की जवाबदारी ये है कि वो जरूर टैक्स भरे। तो जिस दिन आपको जॉब लग जाए या जिस दिन आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करें, आप ईमानदारी से पूरा पूरा टैक्स भरे, ये आपकी सबसे पहली जवाबदारी है। दूसरा, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस।
बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप सवाल पूछना सीखें। अब सवाल पूछना सीखे का मतलब डाउट रेस करना नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके आजू बाजू में चल रही गड़बड़ियों के खिलाफ सवाल पूछना शुरू करें, खराब चल रही व्यवस्थाओं के अगेंस्ट आप सवाल पूछना शुरू करें, देश में जो भी ऐसा हो रहा है जो आपको लगता है कि सही नहीं है उसके खिलाफ आप सवाल पूछना शुरू करें। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हथियार यही है कि जब आप क्वेश्चंस रेज करते हैं तब ऑब्वियसली सरकार उसका जवाब देने की कोशिश करती है, या फिर एक माहौल ऐसा बन जाता है कि जहां पर सही चीजें होना शुरू हो जाती हैं। आपने खुद ही देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद कितने सवाल खड़े हो गए नेपोटिज्म के ऊपर, और आज परिस्थिति ये है कि जो मूवी का ट्रेलर कल रिलीज हुआ है उसके वो सबसे ज्यादा मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बन चुका है। ये है जनता की आवाज। जब हम सही चीज के ऊपर सवाल उठाते हैं तब ऑब्वियसली बदलाव आते हैं। तो एक ट्रू सिटीजन होने के नाते ये आपका दूसरा बड़ा फर्ज है कि आप सवाल उठाएं। और तीसरा सबसे बड़ा कर्तव्य आपका ये भी है कि आप कानून का पालन करें। सड़क पर निकलने से पहले हम कभी हेलमेट नहीं पहनेंगे, ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करने से पहले हम कभी नहीं देखेंगे कि वो ग्रीन है या रेड है, हम कोई नियम का पालन नहीं करेंगे और उसके बाद हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारा देश दुनिया का सबसे बेस्ट देश हो। इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। एवरी ट्रू सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मस्ट अबाइड बाय लॉ। ये बहुत जरूरी है। जब आप कानून तोड़ते हैं, जब आप किसी तरीके से प्रशासन और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, या आप रिश्वतखोरी के साथ चीजों को बहुत स्मूथली लेने लगते हैं, याद रखना आप अपने आसपास वैसा ही माहौल खड़ा करते हैं जैसे आप खुद हैं। क्योंकि खाकी वर्दी में जो पुलिस आपके सामने है वो आप ही के बीच का एक इंसान है जो पुलिस वाला बना है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुद नियम कानून फॉलो करें। सो दीज आर द थ्री बिगेस्ट प्रॉमिस जो आज आप इंडिपेंडेंस डे पर खुद से कर सकते हैं, एक कमिटमेंट, एक रिजोल्यूशन के तरीके से ले सकते हैं और अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बिकम द आइडल ऑफ समवन एल्स, जो कि आपसे सीखता है। अपने छोटे भाई बहनों के लिए आप एक आदर्श बन सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए और बातों को समझने के लिए। अगर आप इस वीडियो से इत्तेफाक रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये रियल हीरोज जो मैंने आपको दिखाए ये आपके भी रियल हीरोज हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द वीडियो टिल द एंड। इंडिपेंडेंस डे की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।